अपने विद्यालय गुरुकुल विद्यालय के चैनल गुरुकुल द लर्निंग स्पेस पर आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस सब में कुछ न कुछ आपने अध्ययन किया है। हिंदी हमारा मुख्य विषय है, तो आज हम लोग हिंदी में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। हिंदी में इस वर्ष आपका सिलेबस कुछ कटा है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, फिर भी व्याकरण से जो पक्ष आपको पढ़ने हैं उसमें 4 हैं: वाक्य, पद, वाच्य और रस निष्पत्ति। 4-4 अंक के प्रश्न आएंगे, कुल 16 अंक के प्रश्न इसमें रहेंगे और इन्हीं चारों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपने व्याकरण पढ़ा, 5वीं कक्षा में आपने अपना व्याकरण लिखा। व्याकरण के तीनों अंग वर्ण, शब्द, वाक्य पूर्व से ही आप जानते हैं। उसी से पद परिचय हम देते हैं। जैसे एक शब्द है कमल, तो कमल एक शब्द है, लेकिन जैसे ही इस शब्द को इसके विभक्ति चिन्हों के साथ हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो यह पद बन जाता है। सामान्यतः पद परिचय पूछता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि पद क्या है, तो शब्द ही पद है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उसे पद है। तो यदि आपसे पद का परिचय पूछे कि पद किसे कहते हैं, पद की परिभाषा, तो आप सामान्य रूप से लिख सकते हैं। इस सामान्य शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, अपने क्रियाओं, अपने विभक्ति चिन्हों के साथ वो जुड़कर एक सार्थक वाक्य बन जाते हैं, तो वाक्य के सभी शब्द पद होते हैं, उसे ही पद। अब देखिए, कमल एक शब्द है, लेकिन यह यदि वाक्य में प्रयोग हो गया, कमल का फूल सुंदर है, तो इसमें जितने शब्द आए सभी पद। अब इसका परिचय आपको देना पड़ता है। परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक रेखांकित कर देगा, रेखांकित पद का पद परिचय दे, ये रेखांकित। अब कमल का पद परिचय आप क्या देंगे, तो आपको परीक्षा में क्या लिखना होगा? देखिए, कमल, चूंकि रेखांकित है वो, उसको निकाल दिया। अब ये संज्ञा है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग की दृष्टि से यह क्या है? कमल का फूल, स्वाभाविक है पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग। वचन के आधार पर क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन। ये हुआ कमल का पद परिचय। छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, परीक्षा में घबराना। फूल, यदि फूल को रेखांकित किया है तो फूल का दीजिए, ठीक उसी प्रकार हो जाएगा फूल। अब ये फूल जो है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, आप पहले से जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक वचन और पुल्लिंग।
ये हमारा है पद परिचय। इसी प्रकार आपने बाल गोविंद भगत में पढ़ा, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही थी, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही थी। अब ठंडी को इसने रेखांकित कर दिया, ठंडी का पद परिचय आपको देना है। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तो ठंडी हो जाएगा आपका विशेषण। ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेषण है। तो विशेषण का कौन सा विशेषण है? विशेषण के सभी भेद आपने पढ़े हैं। फिर से याद कीजिए, आपको 5वीं कक्षा में जो व्याकरण आपने लिखा, मैं बार बार आपको समझाता हूं, उसको आप सुरक्षित रखिए, वो ग्रेजुएशन तक आपको काम आएगा। तो ठंडी क्या हो गई, ये गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण लिंग के आधार पर क्या है, स्त्रीलिंग। वचन के आधार पर क्या है, एक वचन। आगे आप लिखना चाहते हैं तो ये विशेष है, ठीक है ना। तो ये किसका विशेष है, पूर्वाई का। आप इतना भी लिख देंगे, 1 नंबर का प्रश्न है, आपका एक भी प्रश्न नहीं करेगा। इसी प्रकार जब आप पाठ पढ़ते हैं तो उसके आधार पर विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार से आप इसमें से हम पद को छांट सकते हैं, लिख सकते हैं। गंगा 30 कोस पर थी, आपने बाल गोविंद भगत में पढ़ा, गंगा 30 कोस पर थी। अब गंगा को अंडरलाइन कर दिया तो गंगा का पद। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें अंक रखते हैं। इस बार भी सिलेबस में उसे तय किया है। अब जब पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो पद बन गए। और वाक्य क्या है, अब हम वाक्य पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाक्य। एक निवेदन आपसे करूंगा कि जब आप कक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वीडियो के द्वारा, तो भी आप कॉपी कलम लेकर बैठे। विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार है उसका किताब, कॉपी कलम। कक्षा में आप लेकर बैठते हैं, अब घर पे आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए। हमने कहा कि वाक्य पद, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। और फिर व्याकरण के आधार पर उसे किस वर्ग में रखा गया है, उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। अगला है वाक्य। वाक्य की परिभाषा यदि देनी है तो सीधा शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य, ऐसे में जो सुनियोजित हो, व्याकरण की दृष्टि से जो सुनियोजित हो, वैसे में 2, 4, 5, 10 शब्द हैं लेकिन सुनियोजित नहीं है तो उन्हें हम वाक्य नहीं करेंगे। कमल लिख दिया हमने, फूल लिख दिया, राम लिख दिया, मोहन लिख दिया,
ये वाक्य नहीं हो गया। जब काल, वचन, लिंग के आधार पर शब्दों का सुनियोजित एक मेल हो जिसका एक अर्थ निकले, तब ही उसे वाक्य कहते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या होगी कि शब्दों के सुनियोजित सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य सॉरी, तो परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाक्य की परिभाषा। एक छोटा सा परिभाषा और संपूर्ण परिभाषा आपकी हो जाए। सुनियोजित होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, तो वो वाक्य है। अब इसके मूल रूप से दो भेद किए गए, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से इसे आम बोलचाल की भाषा में व्याकरण की दृष्टि से भी कहते हैं। अंत में हम बताएंगे कि ये दोनों भिन्न कैसे हैं। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उनके सभी अंगोपांगों को हमें पढ़ना है। अर्थ की दृष्टि से भी आपको बताएंगे। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। सरल वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद। सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। इन सबको समझने के लिए बड़ी बारीक पतली सी डोरी है इनके बीच में। सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। पहले इसको समझेंगे, फिर इससे प्रश्न कैसे आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। सरल वाक्य, अब इन वाक्यों को समझने के लिए इनका अंग समझना जरूरी है। मूल रूप से इनके दो अंग होते हैं वाक्य के। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं, अर्थ की दृष्टि से नहीं। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग। वाक्य के अंग क्या हो गए? उद्देश्य और विधेय। ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? उद्देश्य व्यक्ति वस्तु जो मुख्य क्रिया को संपादित करे वो उद्देश्य, और जो कार्य वो संपादित करे वो विधेय होता है। राम जा रहा है, राम ने बाण से मारा, राम गेंद खेल रहा है। अब देखिए इसमें कौन है, करने वाला कौन है? राम। राम, तो राम हो गया उद्देश्य। राम
जा रहा है, ये विधेय। राम हो गया उद्देश्य, जा रहा हो गया विधेय। अब ध्यान देने की बात है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, वाक्य का अर्थ पूर्ण है तो सरल है। उद्देश्य का विस्तार हो सकता है, विधेय का विस्तार हो सकता है। देखिए कैसे विस्तार होता है। सीतापति दशरथ नंदन राम धीरे धीरे वन में जा रहा है। अब यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इतना बड़ा वाक्य है, तो ये बहुत बड़ा वाक्य है, तो कहीं संयुक्त वाक्य होगा, कहीं मिश्र वाक्य होगा। नहीं, यहीं पर आपको माइक्रोस्कोप लगाना है कि इसमें उद्देश्य कितने हैं, विधेय कितने हैं। इसमें उद्देश्य एक ही है, राम, और बाकी जो विशेषण लगे हैं उसकी पहचान बताने के लिए। कौन राम? तो दशरथ का जो पुत्र है वह राम। कौन राम? तो सीता का जो पति है वह राम। इसलिए उद्देश्य एक ही हुआ। इसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। फिर विधेय का भी विस्तार हुआ। धीरे धीरे वन में जा रहा है, और भी विस्तार उसका हो सकता है। कंटक पथ पर विजन वन में धीरे धीरे जा रहा है, और भी विस्तार हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विधेय दो हो गए। विधेय एक ही है, क्रिया एक ही हो रही है, उसमें जा रहा है। और कौन जा रहा है? जाने वाला कौन है? राम। उद्देश्य एक, विधेय एक, सरल। यह उद्देश्य का विस्तार हुआ, यहां विधेय का विस्तार। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको वहां सावधानी से देखना है कि उद्देश्य कितने हैं, विधेय कितने। अगली चाबी मैं आपको दे रहा हूं, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान आपकी कैसे। सरल वाक्य आपने समझ लिया। अब मैं यहां दो वाक्य लिखता हूं और आप ही बताएंगे इसमें अंतर क्या है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। दूसरा वाक्य देखिए, प्रधानाचार्य ने कहा और कल विद्यालय बंद हो गया। दोनों वाक्यों का अर्थ समान है। अंतर क्या है? इसमें दो दो उपवाक्य हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे अभी। दो उपवाक्य हैं। प्रधानाचार्य ने कहा, एक उपवाक्य है, कल विद्यालय बंद रहेगा, दूसरा उपवाक्य है। दोनों को मिलाकर के एक वाक्य। प्रधानाचार्य ने कहा, एक उपवाक्य। उपवाक्य इसलिए कि कहा, क्या कहा, अभी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ। परिभाषा में
आपने लिखा है कि जब तक सार्थक सुनियोजित मेल नहीं हो तब तक वाक्य नहीं, अर्थ निकलना चाहिए। तो प्रधानाचार्य ने कहा जब तक अगला उपवाक्य नहीं मिलता तब तक वाक्य का अर्थ पूरा नहीं। तो इन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। तो इसमें भी ऊपर वाली पंक्ति में भी दो उपवाक्य हैं, नीचे वाली पंक्ति में भी दो उपवाक्य हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा। ध्यान देने की बात है कि दोनों में दोनों उपवाक्य जुड़े हैं किस चीज से? यहां एक जुड़ा है की से और एक जुड़ा है और से। यही पहचान है और यही हमने कहा आपको कि मैं आपको चाबी देता हूं, आप खोल सकते हैं। हजारों लाखों वाक्य हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? इसकी यही पहचान है। अब कॉपी में आप लिखिए दो उपवाक्य यदि और तथा एवं अथवा या भी कहीं कहीं प्रयोग होता, यदि इनसे जुड़े हों तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे योजक शब्द हैं, जैसे कि जो यहां हमने लिखा ऊपर, क्योंकि, जबकि, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे, किंतु, परंतु, अन्य बहुत सारे योजक शब्द आपको मिलेंगे। केवल आपको ध्यान रखना है और, तथा, एवं, अथवा, या। इसके अतिरिक्त जितने भी योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शब्द है लेकिन इन्हें योजक चिन्ह के रूप में मानते हैं। इनसे यदि दोनों वाक्य जुड़े हैं तो ये सभी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए है वो क्या आता है, उसे समझिए। परीक्षा में आपसे प्रश्न कर सकता है वाक्य की परिभाषा को, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त वाक्य परिवर्तन करने के लिए आपसे पूछेगा। जैसे ऊपर के वाक्य में आप देखिए, प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इस वाक्य को कहेगा कि संयुक्त वाक्य में बदलिए, चूंकि यह मिश्र वाक्य है, योजक चिन्ह यहां की। तो जो हमने नीचे पंक्ति लिखा आपको वैसा लिखना होगा। प्रधानाचार्य ने कहा
और विद्यालय बंद हो गया। आपका उत्तर कौन हो गया? प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इसको सरल वाक्य में बदल गए। अब आपको यहां ध्यान रखना होगा कि दो उपवाक्य नहीं, एक में ही आपको समेटना होगा। कैसे होगा देखिए, मैं बताता हूं। प्रधानाचार्य के कहने से कल विद्यालय बंद, प्रधानाचार्य के आदेशानुसार कल विद्यालय बंद, सरल वाक्य। इन्हीं बारीकियों को समझना है और इसी तरह परीक्षा में प्रश्न, प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, मिश्र। प्रधानाचार्य ने कहा और कल विद्यालय बंद हो गया, संयुक्त वाक्य। प्रधानाचार्य के आदेशानुसार विद्यालय, कल विद्यालय बंद हो गया। अब इसमें से जो योजक चिन्ह हमने बताए आपको, वो गायब कर दिया आपने, सरल वाक्य। एक ही वाक्य को तीनों फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये परीक्षा के लिए महत्व। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त। गाइज आज का मेंटी इसी पर होगा, वाक्य और पद परिचय पर। देखिए, आपने पढ़ा नेताजी का चश्मा, मैं वहां से एक वाक्य ले रहा हूं। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। एक वाक्य आपको परीक्षा में दे दिया, कहा इसको मिश्रित वाक्य में बदलिए। अब आपको वहां दिमाग लगाना है कि कौन से चिन्ह हम लगाएंगे कि ये मिश्र वाक्य हो गया, भूल से संयुक्त वाक्य नहीं हो जाए। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना, वैसे ही जवाब दिया। यह सरल वाक्य, यह मिश्रित वाक्य। अब यदि कहता है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, अब संयुक्त वाक्य में कैसे हो? तो संयुक्त वाक्य हमने आपको बताया, और एवं तथा आपको लगाना अनिवार्य है। या परीक्षा में यदि आता है तो वहां देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, दो सर्वनामों को जोड़ने के लिए यदि और का प्रयोग होता है तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा। राम और सीता जा रहे हैं, यहां और है, तो ये नहीं समझिएगा कि यहां और लगाया तो यह संयुक्त वाक्य हो गया है, नहीं। ये दो संज्ञाओं को जोड़ा गया है, राम और सीता दोनों उद्देश्य। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दो उपवाक्य होने चाहिए और दोनों और से जुड़े हों, तथा से जुड़े हैं, एवं से जुड़े हैं, तब वह संयुक्त वाक्य होगा। ये ध्यान रखिए। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, इसको संयुक्त वाक्य में बदले। तो मूर्तिकार सुना और जवाब दिया। अब यह आपका संयुक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। अब इससे एक बात निकल कर के आती है, ये उपवाक्य है तो कौन सा उपवाक्य है? मूर्तिकार सुना और जवाब दिया, दो उपवाक्य तो हैं, लेकिन इसमें प्रधान कौन है और आश्रित कौन है? उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं,
प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। इससे भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। जैसे मूर्तिकार सुना और जवाब दिया, एक उपवाक्य को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि रेखांकित उपवाक्य का परिचय। तो आपको लिखना होगा कि यह प्रधान उपवाक्य है कि आश्रित उपवाक्य है। तो कथानक में, वाक्य में एक कहने वाला है जो प्रधान है। प्रधानाचार्य ने कहा, क्या कहा, यह जब तक दूसरा उपवाक्य नहीं आता है तब तक पहले का पहला पूर्ण नहीं। तो कहने वाला प्रधानाचार्य मुख्य है। मूर्तिकार सुना, मूर्तिकार सुना और सुनकर क्या किया, क्या किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहां तो है कि मूर्तिकार सुना और जवाब दिया। तो मूर्तिकार सुना और चला गया, मूर्तिकार सुना और गाने लगा, मूर्तिकार सुना नाचने लगा, मूर्तिकार सुना और रोने लगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रधान कौन हो गया? मूर्तिकार ने सुना। तो वाक्य में वहां ध्यान दीजिएगा कि कौन सा उपवाक्य प्रधान है और कौन बदल सकता है। प्रधानाचार्य ने कहा, यह नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरा उपवाक्य बदल जाएगा। कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, कल सभी को विद्यालय आना है, कल सभी लोग लंच लेकर आएंगे, कल कोई लंच लेकर नहीं आएगा, कल विद्यालय में झंडोत्तोलन किया जाएगा। कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा प्रधान उपवाक्य, और दूसरा उपवाक्य क्या हो गया? वह गौण हो गया, आश्रित है। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मूर्तिकार ने कहा प्रधान उपवाक्य, मूर्तिकार ने सुना प्रधान उपवाक्य और जवाब दिया यह आश्रित उपवाक्य। मैं समझता हूं पद और वाक्य आपका लगभग यह संपूर्ण हो। अब इससे अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं, वाक्य की परिभाषा दें, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, सरल वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य दे देंगे, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलिए, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलिए। अगला वाक्य दे करके उसे रेखांकित करके कि ये कौन सा उपवाक्य है वो बताइए। इस तरह के प्रश्न बोर्ड के में आते हैं और आपको इस प्रकार से, अब जब किताब आप खोलेंगे तो वाक्यों को देखेंगे कि यहां बताए गए अनुसार से कौन सा वाक्य है। एक हमने आपको कहा था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन उसे भी मैं बता देता हूं। हमने आपको बताया कि वाक्य के मूलतः दो भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। नाम से यह स्पष्ट है कि वाक्य का
का कौन सा अर्थ निकलता है? तुमने रोटी खाई, प्रश्न हो रहा है तो प्रश्न सोचो। यहां देखिए, तुम घर जाओ, आज्ञा यहां हो रहा है तो इसे आज्ञा मूलक में कीजिए। तुम घर मत जाओ, तुम घर मत जाओ, नहीं जाओ। नकारात्मक, निषेध मूलक। निषेधात्मक, तुम घर क्यों जा रहे हो? तुम घर जाओ, आज्ञा। ठीक है, तुम घर गए थे, यदि प्रश्न है उसमें तो प्रश्नवाचक, जवाब आता है नहीं तो निषेध मूलक हो गया, हां तो स्वीकारात्मक हो गया। अर्थ जो निकलता है, वाक्य का जो अर्थ निकलता है, उसके नाम पर इसको नामांकित कर दीजिए। सामान्य वाक्य है, राम जा रहा है, उसमें न प्रश्न है, न आश्चर्य है, न आज्ञा है, न नकारात्मक है, निषेध है, तो वो विधेय वाक्य, सरल सामान्य वाक्य, एक सामान्य सी क्रिया, तो वो इसमें उद्देश्य और विधेय का चक्कर नहीं है। इसमें उद्देश्य, इसमें एक शब्द का संपूर्ण वाक्य हो सकता है। तुमने रोटी खाई, जवाब आया हां। अब हां में क्या उद्देश्य और क्या विधेय छाटेंगे? उद्देश्य और विधेय जो अभी हमने चर्चा की, वो रचना की दृष्टि पर जो वाक्य होते हैं उनके लिए, अर्थ की दृष्टि से उस वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसका नाम लिख दीजिए, काम समाप्त। और इस प्रकार से इसके अर्थ के आधार पर आप भेद होते हैं। हालांकि इसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हैं, तो अर्थ की दृष्टि से भी आपका जानना अनिवार्य है। हमने बताने का प्रयास किया, ध्यान रखिएगा, ओस चाटने से प्यास नहीं जाता। कक्षा कार्य, लेकिन अभी महामारी है कोरोना की, क्या करेंगे? तो अपने पढ़ाई को जीवित रखिए और फिर से याद रखिए, आपका सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपकी पुस्तकें और आपका स्वाध्याय है। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगले